प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक वर्ण का परिचय प्राप्त किया है। वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद और र के विभिन्न रूप सीखे हैं। इन सब टॉपिक्स की सहायता से हम आज का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है शब्दकोश। शब्दकोश का एक प्रश्न लगभग हर पेपर में आता है जिसमें शब्दों का सही क्रम हमें बताना होता है। शब्दकोश का प्रश्न 3 तरह से आज तक पूछा गया है और यही इसके प्रकार बनते हैं। मैं आपको बता देता हूं किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं। तो यहां मान लो एक शब्द दे दिया इसमें मानव, मृत्यु, मंत्रणा और मौन। पूछ लिया गया कि इन चारों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आएगा या सबसे अंत में आएगा। एक टाइप ये है प्रश्न को पूछने की। दूसरी टाइप है कि 4 ऑप्शन आपको इस तरह से दिए हुए हैं और यहां शब्द दे दिए जैसे मानव, मंत्रणा, मृत्यु, मौन, यानी चारों शब्द एक ही ऑप्शन में दे दिए गए हैं। इसमें अगले ऑप्शन में भी यही चारों शब्द हैं लेकिन उनका क्रम अलग है। जैसे मंत्रणा, मानव, मृत्यु, मौन। अगले विकल्प में फिर से इसको बदल दिया, मृत्यु, मौन, मंत्रणा और मानव। चौथे ऑप्शन में फिर से इसे मान लो यहां मानव शब्द लिख दिया, यहां मौन लिख दिया, यहां मृत्यु और यहां मंत्रणा। यानी हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन में शब्दों का क्रम सही है। तो यह हुआ दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि तीसरा तरीका क्या है जिससे प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन 4 विकल्पों में जैसे पहले विकल्प में दे दिया मानव, मृत्यु, मंत्रणा और मौन। अब अगले जो विकल्प हैं उनमें अलग शब्द हैं। जैसे यहां दे दिया योगी, यात्रा, यंत्र और यास्क। ठीक है, यहां शब्द दे दिया कंकण, कृतज्ञ, क्रोध और कृपा। यहां शब्द दे दिया चिरंतन, चार, चिरायु और चीर। अब ये जो तीसरा तरीका है इसमें आपको केवल 4 शब्दों का क्रम नहीं बनाना, इसमें आपको 16 शब्दों का क्रम बनाना है। पहले आप इनका बना के देखेंगे, फिर इनका बना के देखेंगे, फिर इनका और फिर इनका। तो इस तरह से आप का ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मुश्किल नहीं कह सकते इसे, मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें एक समय में करने तो 4 ही शब्द हैं, उनका क्रम बनाना है। लेकिन क्योंकि 4-4 करके हमें 16 शब्द करने हैं इसलिए समय ज़्यादा लगेगा। तो चलो जो भी तरीका हो आपको
शब्दकोश अगर देखना आता है आपको, उसके तरीके पता हैं, तो आप किसी भी शब्द को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों तो अब हम शुरू कर रहे हैं शब्दकोश। शब्दकोश में सबसे पहले आपको वर्णमाला के वर्णों का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले स्वर आएंगे। स्वर में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हो गए 11। स्वरों के बाद व्यंजन आएंगे। व्यंजन में पहले वर्ग आएंगे, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म। उसके लिए मैंने आपको एक पंक्ति बताई थी, कविता चलो टोकरी तुम पकड़ो यहीं शिवालय। तो पहले कवर्ग आएगा क, ख, ग, घ, अंग्या। उसके बाद चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। फिर टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद तवर्ग त, थ, द, ध, न। उसके बाद पवर्ग प, फ, ब, भ, म। ठीक है। फिर यहीं शिवालय, यहीं इसका मतलब य की पंक्ति आएगी। य की पंक्ति में वर्ण किस क्रम से आएंगे? यह रही लाल वर्दी, यह रही लाल वर्दी। तो रही से र, लाल से ल और वर्दी से व। य, र, ल, व। उसके बाद शिवालय श, कविता चलो टोकरी तुम पकड़ो यहीं शिवालय। तो शिवालय से हमें यह पता लगता है कि श की पंक्ति आएगी। और श की पंक्ति का क्रम क्या रहेगा? पहले ये श आएगा, शीला षटकोण सीखती है, तो ये श आएगा, फिर स और फिर ह। बच्चों हमारा शब्दकोश यहां से शुरू होगा और यहां ह पर समाप्त हो जाएगा। ह के बाद आपको शब्दकोश में कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। अब आप एक तो आपको ये क्रम का ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको वर्ण विच्छेद करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम तरीका कर रहे हैं, दो तरीके से हम करेंगे। ये जो हम तरीका कर रहे हैं ये वर्ण विच्छेद वाला तरीका है। ठीक है। तो अब आप देखें, तीसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। कोई भी स्वर है उसे हम चार तरह से लिख सकते हैं। जैसे अ स्वर है, अ के ऊपर बिंदु और अ के ऊपर चंद्र बिंदु। बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद अ के साथ ये जो खड़े बिंदु लगाए हैं ये विसर्ग हैं, तो अ के साथ विसर्ग। और उसके बाद अ प्लेन सिंपल, इसको निर्नुनासिक कहते हैं व्याकरण की भाषा में, पर हम इसमें शब्दकोश में इसको सिंपल शब्द का ही प्रयोग यहां करेंगे। अब क्या है, अब आप देखें, मैं इनको नंबर 1 दे रहा हूं, इनको नंबर 2 और इनको नंबर 3। ये नंबर 1 पर आएगा, इसके बाद इसकी बारी आएगी और इसके बाद इसकी बारी आएगी। इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? ये बीच में मैंने जो ये तिरछी रेखा लगाई है इसको कहते हैं स्लैश, ओब्लिक या अथवा या का चिन्ह है ये। तो अ पर बिंदु हो या अ पर चंद्र बिंदु हो, इन दोनों को शब्दकोश में एक ही माना गया है। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों ध्वनियां एक हैं, ध्वनियां दोनों अलग अलग हैं। ये अनुस्वार है, ठीक है, नाक से बोला जाता है। ये मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक स्वरों का गुण है और अनुस्वार व्यंजन होता है। ठीक है। तो वैसे तो ये दोनों ध्वनियां अलग अलग हैं, लेकिन शब्दकोश में इनको एक माना गया है।
जब इनको एक माना जाता है तो इनसे इनके बाद में आने वाला अगला वर्ण ये डिसाइड करता है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सेम मान लिया, इनको पहले रखना है, इसके बाद इसको विसर्ग को रखना है और इसके बाद आपको सिंपल रखना है। इसी तरह आप आ है, आ भी इसी तरह से होगा, आ पर बिंदु, आ पर चंद्र बिंदु, आ के साथ विसर्ग और आ सिंपल। इसी तरह ई के ऊपर बिंदु, ई के ऊपर चंद्र बिंदु, ई के साथ विसर्ग और ई। इसी तरह ये ई है, ई के साथ बिंदु, ई के साथ बच्चों ये मात्रा ऊपर जा रही है शिरोरेखा से, ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा से ऊपर जब मात्रा चली जाती है तो वहां बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु नहीं लगता। चंद्र बिंदु लगता भी है तो वो चंद्र बिंदु भी बिंदु के रूप में ही लगता है, चंद्र बिंदु को बिंदु से शो करते हैं। कभी भी मात्रा ऊपर चले जाए तो ऐसे चंद्र बिंदु नहीं लगता। ठीक है, जैसे मान लो ये शब्द है नींद, नींद शब्द में ये हमने ई की मात्रा के ऊपर बिंदु लगा दिया। अब ये एक्चुअल में आपको तो बिंदु दिख रहा है, आप कहेंगे ये तो अनुस्वार है, आप इसको अनुस्वार कहेंगे, क्योंकि आपके लिए तो हर एक बिंदु अनुस्वार है, जो ऊपर लग जाए वो अनुस्वार है। नहीं, अनुस्वार ध्वनि होती है जिसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण नाक से नहीं होता, इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। ये असल में यहां है चंद्र बिंदु ऐसे, लेकिन सुविधा की दृष्टि से चंद्र बिंदु ना लगाकर यहां बिंदु लगाया गया है, क्योंकि ये शिरोरेखा से मात्रा ऊपर जा रही है। इस ई की मात्रा के ऊपर लगाना है और ई की मात्रा ऊपर जा रही है, इसलिए यहां चंद्र बिंदु न लगाकर बिंदु लगाया गया है। पर इसकी जो साउंड है वो अनुनासिक की ही है, चंद्र बिंदु की है। जैसे मैं शब्द होता है, मैं, नहीं, ऐसे कई शब्द हैं। अब इनमें शिरोरेखा से ऊपर मात्रा जा रही है, ये देखो ये मात्रा गई ऊपर, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब आप तो बिंदु देखते ही कहेंगे कि जी ये तो अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है। नहीं, अनुस्वार होता तो मैन बोला जाता, मेन, नहीं न की साउंड आती या म की साउंड आती, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आएगी यहां से साउंड, नाक से, में, नहीं। ठीक है, तो ये जो साउंड है ये आपको, जैसे हम है के ऊपर लगाते हैं बहुवचन के लिए हैं, तो हम इसको बोलते हैं। तो ये जो बिंदु है ना, ये आपको बिंदु रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये अनुनासिक है, ये चंद्र बिंदु है। बस चंद्र बिंदु लगाना थोड़ा असुविधाजनक है, इसलिए बिंदु लगा दिया। अगर यहां मान लो मात्रा शिरोरेखा से ऊपर ना जाती, अब जैसे आ की मात्रा है, ये शिरोरेखा से ऊपर नहीं जा रही, शिरोरेखा से नीचे है, तो यहां जो शब्द है ये मान शब्द बन गया, मान बिंदु लग गया। ये है मां, हाँ, ऐसे ये बना हाँ। अगर हमने यहां बिंदु लगा दिया, ये बन गया हान, न की साउंड आनी चाहिए बिंदु में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ई पर हमने लगाया बिंदु, इसके बाद ई के साथ यदि विसर्ग है और ई सिंपल है। ऐसे ही ह्रस्व ऊ को लेंगे, ऊ के ऊपर बिंदु, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, ऊ के साथ विसर्ग और ऊ। ऐसे ही बड़े ऊ की बारी आएगी। तो इस क्रम से चलते जाएंगे, हर एक स्वर को हम 3 या 4 तरह से लिखेंगे। तो उनमें से बिंदु या चंद्र बिंदु वाला रूप पहले आएगा, विसर्ग वाला उसके बाद आएगा और सिंपल सबसे लास्ट में आएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात आप ये समझें कि मान लो एक शब्द है अमर और एक शब्द है आंख। अब इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा शब्द पहले आएगा। तो आप ये कहें कि जी यहां तो चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु वाला पहले आ जाएगा और यहां सिंपल है यहां बाद में आ जाएगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बिंदु, चंद्र बिंदु या विसर्ग या सिंपल, ये अंतर हम तब देखेंगे
जब स्वर एक जैसे हों। यहां आप इस ऊपर वाले बिंदु चंद्र बिंदु विसर्ग को देखने से पहले आपका नजरिया होना चाहिए कि उसमें स्वर कौन सा है। यहां आप देखेंगे अ स्वर है, यहां आप देखेंगे आ स्वर है, तो अ हमेशा आ से पहले आएगा। अ का स्थान आ से पहले है तो पहले ही रहेगा। आ के साथ चाहे कुछ भी लगा हो, अ के साथ चाहे कुछ भी लगा हो, अ आ से पहले आएगा, आ ई से पहले आएगी, ई से पहले आएगी, ई ऊ से पहले आएगी। तो ये इनका स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गलत है, अमर शब्द पहले आएगा और आंख शब्द बाद में आएगा। एक बात। दूसरी बात है, अब जैसे एक शब्द है मान लो अमर और एक शब्द है अंतर। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो आप देखें ये भी अ है, ये भी अ है, ये सिंपल है और इसमें बिंदु है। इसको ध्यान रखें, इस एक लाइन को ध्यान रखें, आप समझ जाएंगे। तो ये आपका पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, यही पहले वर्ण से ही डिसाइड हो गया, हमें इसका वर्ण विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो स्वरों का स्थान हमेशा पहले, व्यंजनों का उनके बाद में। अब मैं यहां एक शब्द लेता हूं, चार शब्द लेता हूं यहां, अंतर, अलंकार, अमृत, अंगूठा। ये चार शब्द हैं। ठीक है, अब वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम इस प्रश्न को करेंगे। अ के ऊपर बिंदु है, इसका कोई वर्ण विच्छेद नहीं होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे। त में अ है, र में अ है, तो इसमें से अ को बाहर निकाल देंगे। अब इसको अ को लिखेंगे यहां, ल में अ स्वर है और अ के ऊपर बिंदु है। क में आ है, जमा र में अ है। यहां आप देखें अ, म व्यंजन में री स्वर जुड़ा हुआ है। यह आपने ध्यान रखना है, री और र में गलती करते हैं कई बार। अगर ये ऐसे लगा हुआ है तो र है और ऐसे लगा हुआ है तो री है। जैसे ये र है और ये री है, तो इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो अलग ढंग से करेंगे, इसके अलग ढंग से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फिर त जमा अ। यहां आप टुकड़े करेंगे तो अ के ऊपर चंद्र बिंदु, जमा ग में दीर्घ उ है, फिर ठ में आ है। अब आपको देखना है, इनका कंपैरिजन करना है। पहले पहले वर्ण को ले लीजिए, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। सही वर्ण विच्छेद करने के बाद इन शब्दों को भूल जाइए, इनकी तरफ आपको देखना भी नहीं है। जैसे आप इनकी तरफ देखेंगे फिर से पजल हो जाएंगे, नहीं होना। इनको देखो और इनके आगे भी मत देखो, ये। अब आप देखेंगे यहां अ पर बिंदु है, अ सिंपल है, अ सिंपल है, अ पर चंद्र बिंदु है। तो बिंदु और चंद्र बिंदु वाले पहले आएंगे और सिंपल बाद में आएंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो स्थान है वो तीसरा और चौथा होगा और इनका स्थान पहला और दूसरा होगा। तो इसलिए पहला और दूसरा देखने के लिए अभी हम सिर्फ इनकी तरफ ध्यान करेंगे। अब हमने बताया कि अ के ऊपर बिंदु हो या चंद्र बिंदु हो तो उसको सेम मान देंगे और काट देंगे। तो ये और ये कट जाएंगे, इनको छोड़ दो एक बार, ये दोनों कट गए। अब अगला वर्ण देखो, इसका अगला और इसका अगला। यहां त है, यहां ग है, ग व्यंजन त से पहले आएगा, इसलिए ये नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा। और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन दोनों की बारी आ जाएगी। अ और अ सेम है, इसको काट दो। यहां ल है, यहां म है, ल और म में से यहां ल है, यहां म है, तो म पहले आएगा और ल बाद में आएगा। तो म पहले आएगा। 1 और 2 नंबर हमारे पास हैं। अगली हमारी लड़ाई है 3 और 4 नंबर की। तो यहां हो गया इसका नंबर 3 और इसका हो गया 4। ठीक है, बहुत आसान है। अब जैसे शब्द है हमारे पास
क्रम, कर्म, कृति और क्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। क के पैर में र है, क ऊपर है, र नीचे है। ऊपर वाला हमेशा आधा, नीचे वाला पूरा, यानी कि क जमा र जमा अ, ये हो गया क्र। म जमा अ, यहाँ क में अ है, क जमा अ, र ऊपर है, आधा है, र, म पूरा है, म जमा अ, क में री स्वर जुड़ा हुआ है, क जमा री। त में ई है, त में ह्रस्व ई होगी। यहाँ क आधा है तो पूरा लिख के हल चिन्ह लगा देंगे, या, य जमा आ। ठीक है, ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। अब देखिए, पहले पहले वर्ण की तुलना करेंगे, इसकी 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 सेम है तो काट देंगे, कट गया। अब अगला वर्ण देखिए, यहाँ र है, यहाँ अ है, यहाँ री है, यहाँ य है। अब देखो, यहाँ दो जगह स्वर है और दो जगह व्यंजन है। स्वर व्यंजनों से पहले आएंगे, इसका मतलब इन दोनों का स्थान पहले होगा और इन दोनों का बाद में होगा। अब इनका नंबर पहला और दूसरा आएगा, पहला और दूसरा में से कौन सा पहले आएगा? अ और री। बस आप इनको देखिए, इससे पहले आप काट चुके हैं और इसके बाद पर हमें जाना नहीं है। इसके बाद पर तब जाएंगे जब ये दोनों सेम हो, तो इनको काट देंगे, फिर अगला देखेंगे, फिर भी सेम है, फिर अगला देखेंगे, कहीं ना कहीं वो अलग होगा। तो यहां पर ही अलग हो रहा है, तो इसलिए हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो अ और री, अ पहले आएगा, री बाद में आएगा, इसका नंबर 1 हो गया, इसका नंबर 2 हो गया। इसके बाद इन दोनों की बारी है, इन दोनों की बारी है, यहां हाथ रख लो, ठीक है। यहां र है, यहां य है, य और र में से, य और र में से य पहले, र बाद में, तो ये पहले आएगा, तो इसका नंबर 3 और इसका नंबर 4। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से आता हो और आपको इसका ज्ञान हो तो आपका ये शब्दकोश गलत हो सकता है, नहीं होगा कभी भी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है वर्ण विच्छेद का तरीका, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें, यहां है, मान लीजिए शब्द, एक मिनट, शब्द है हमारे पास प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, प्रत्येक और प्रतिभा। ठीक है, 4 शब्द हैं। अब हमें इनका क्रम बनाना है। इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। प के पैर में र है, प आधा है, र पूरा है, ये हो गया प्र। त को ह्रस्व ई है, छोटी ई, तो त जमा छोटी ई, यानी छोटी ई को बाद में लिखना है। व्यंजन में से जब स्वर को निकालेंगे तो व्यंजन पहले, स्वर बाद में, जब टुकड़े करेंगे तो। ठीक है, वैसे वर्णमाला में व्यंजनों का स्थान स्वरों के बाद में आता है। ज्ञ यानी ज, तो ज य जमा आ, ये हो गया प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा। यहां प्रतीक्षा, तो प जमा र जमा अ, ये हो गया प्र। त को बड़ी ई है, त जमा बड़ी ई। ये क्ष है, क्ष जो है वो क और श के मेल से बनता है, क और श के मेल से क्ष बनता है। यहाँ क्ष को आ की मात्रा है। अब ये जो श है इसके भी हमें टुकड़े करने हैं। ठीक है, यहाँ आ की मात्रा है, तो ये हो गया आ, प्रतीक्षा। यहाँ प्रत्येक, प जमा र जमा अ, ये हो गया प्र। त आधा है तो पूरा लिख के हल चिन्ह लगा देंगे। य को ए की मात्रा है, तो य जमा ए। क में अ है तो क जमा अ। प्रतिभा, प जमा र जमा अ, प्र।
त को छोटी ई, त जमा छोटी ई जमा भ जमा आ, प्रतिभा। अब देखिए प व्यंजन चारों में सेम है, काट देंगे। र व्यंजन चारों में सेम है, काट देंगे। अ स्वर चारों में सेम है, कोई अंतर नहीं है, काट देंगे। जहां तक सेम मिलता जाए काटते चलो, ठीक है। यहाँ त सेम है, काट दिया। अब देखिए यहाँ छोटी ई, बड़ी ई, य, छोटी ई, 3 जगह स्वर हैं, 1 जगह व्यंजन है। तो व्यंजन स्वरों के बाद में आएगा, यानी इन तीनों का स्थान पहले आएगा और इसका बाद में आएगा, यानी कि इसका नंबर हो गया 4। इसका 4 नंबर होते ही इसको आप भूल जाएंगे। अब आप देखेंगे 2 जगह छोटी ई है और 1 जगह बड़ी ई है। छोटी ई बड़ी ई से पहले आएगी, यानी बड़ी ई बाद में आएगी। पहला और दूसरा नंबर इनका होगा, इसका तीसरा होगा, इसको 3 नंबर देकर छोड़ दें, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो छोटी ई से छोटी ई कट गई, यहाँ ज है, यहाँ भ है। ज और भ, ज और भ, इन दोनों व्यंजनों में से ज पहले आता है और भ बाद में आता है, इसलिए ये नंबर 1 पर आएगा और ये नंबर 2 पर आएगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको इसमें फायदा होगा। शब्दकोश अभ्यास का खेल है और कुछ भी नहीं है। इसमें 1-2 बातें और हैं, जैसे जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ये देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। क्ष, क और श से, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और य से, और श्र, श और र से। ये पहला व्यंजन आधा है सब में, दूसरा व्यंजन पूरा है। दूसरे व्यंजन में आप देख रहे हैं कि सब में अ स्वर है, तो इसके हम और टुकड़े भी कर सकते हैं। इसमें से अ बाहर निकाल देंगे। अब ये इतने छोटे टुकड़े हो गए हैं कि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसी को वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्ष है, त्र है, ज्ञ है, श्र है, ये आपको ह के बाद नहीं मिलेंगे। ये जहां क व्यंजन आता है यहां आपको क्ष व्यंजन मिलेगा, यहां, ठीक है। ये जो त्र है ये आपको यहां मिलेगा त की लाइन में, ज व्यंजन ज की लाइन में मिलेगा और श्र व्यंजन श की लाइन में आपको मिलेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका आपको सही वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए इन संयुक्त व्यंजनों का, तो ये अपने आप स्थान ले लेंगे, अलग से इनका कोई स्थान नहीं है, ठीक है। एक व्यंजन है ये द, ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में शामिल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से बना है इसलिए संयुक्त तो है, पर संयुक्त व्यंजन आपसे पूछे जाएंगे, आपने 4 ही बताने हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है क्योंकि इसके आप दोनों रूपों में लिख सकते हैं। ये जो द है ये द और य के मेल से बना है, द आधा य पूरा, ठीक है। पर इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे आप ये विद्या शब्द लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इस द को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूप सही हैं और दोनों रूपों में लिखा जाता है। लेकिन जो क्षमा शब्द है ये क्योंकि आधे क और श से मिलकर बना है इससे, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी आधे क के बाद ये मूर्धन्य श होता है, मूर्धा से बोला जाता है, जब आधे श के बाद मूर्धन्य श आता है तो ये दोनों मिलकर क्ष बन जाते हैं। ऐसा करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहाँ हम इस या इस दोनों में से किसी एक रूप में नहीं रख सकते।
इसलिए हमारे जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं ये इसी आधार पर बनाए गए हैं कि अगर इसके बाद ये आ गया तो ये बनेगा। ठीक है, जब आधे त के बाद र आ जाएगा तो ये त्र बन जाएगा। इसको आप आधा त और र नहीं लिख सकते। आप यात्रा शब्द को ऐसे नहीं लिख सकते। यादे त के बाद जब र आएगा तो ये मिलकर त्र बन जाएगा। ऐसा करना कंपलसरी है। ठीक है, इसी तरह जब आप लिखेंगे ज्ञान शब्द तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये ज जो है वो इनके मेल से बना है, ज और य के मेल से, लेकिन आप इसको ऐसे ये नहीं लिख सकते। यज्ञ शब्द है या यज्ञ, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी आधे ज के बाद य आएगा तो ये इसका रूप ऐसे बदलना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही श्र, जैसे आप श्रद्धा शब्द लिखेंगे श्रद्धा, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप कहें कि ये आधा श है और ये र है, तो आधा श और र ऐसे लिख दिया, नहीं। जब भी आधे श के बाद र आएगा इसका रूप ऐसे बदल जाएगा और ये श्र बन जाएगा। ठीक है, जबकि द्य में ऐसा जरूरी नहीं है। द्य में आप ऐसे भी लिख सकते हैं गद्य और ऐसे भी लिख सकते हैं गद्य, दोनों बराबर सही हैं, लेकिन वो सही नहीं है, इसलिए उनको संयुक्त व्यंजन विशेष मान लिया गया है और इसलिए उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा 2 व्यंजन तो और वैसे भी संयुक्त होते हैं, जैसे द्वारा शब्द है, इसमें द व रा ऐसे, यानी द और व का मेल से ये बना है। ठीक है, जैसे द ध है, मान लो शुद्ध शब्द है, तो शु द और ध, तो ये द और ध 2 इकट्ठे व्यंजन एक साथ आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ भी इकट्ठे आ रहे हैं, तो लेकिन ये संयुक्त जरूर हुए हैं, परंतु ये संयुक्त व्यंजन ये भी नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन केवल उन्हीं को माना गया है जिनका रूप हर हाल में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब ये संयुक्त व्यंजन इस स्थान पर आएंगे। मैं इनका एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लो एक शब्द है क्या, एक शब्द है क्षमा, एक शब्द है मान लो कक्षा, और एक शब्द है क्रोध। ठीक है, अब हमें इनका क्रम बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। क आधा है तो पूरा लिख के हलचल लगा देंगे, य जमा आ। यहाँ क जो क्ष है वो क और श से बना है, इससे, तो इसके भी अभी टुकड़े करेंगे। ये अ हो गया, ये बन गया क्ष, मा म जमा आ। कक्षा के टुकड़े करेंगे क जमा अ, ये हमने क के टुकड़े करे।क्षा के टुकड़े करेंगे क जमा श जमा आ। क्रोध क जमा र जमा ओ जमा ध जमा अ। अब आप इनकी सीरीज देखिए, सब में क व्यंजन है, काट दीजिए। यहाँ य है, श है, अ है, र है। यहाँ एक जगह स्वर है और 3 जगह व्यंजन है, तो इसका मतलब ये स्वर वाला पहले आएगा, व्यंजन वाले बाद में आएंगे। इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको छोड़ देंगे। इसके बाद य श और र, य श र, पहले य आएगा, फिर र आएगा, फिर श आएगा, तो ये नंबर 1 पर, इसको हम नंबर 1 दे चुके हैं। तो हमारे पास बच गए थे नंबर 2, 3 और 4, तो इसको हम नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद र वाला आएगा, इसको नंबर 3 दे देंगे, इसको नंबर 4 दे देंगे, क्योंकि हमारा डिसीजन यहीं पर हो चुका है। इसलिए हमें आगे नहीं देखना कि इसमें या है या इसमें अ है, यहाँ क है, यहाँ ओ है, वहां हमें जाना ही नहीं है। हमें जिन वर्णों की बारी आई है कंपैरिजन की, केवल उन्हीं वर्णों को देखना है, बाकियों को नहीं देखना। पीछे को इसलिए नहीं देखना क्योंकि हम काट चुके हैं, और आगे वालों को इसलिए नहीं देखना क्योंकि उनकी अभी बारी ही नहीं आई है, उनकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जब उनकी जरूरत होगी तब उनको देखेंगे। तो ये हमारा क्रम हो गया। अब इसमें एक बात और है, हमारी जो वर्णमाला है उसमें हमने
उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़े थे, दो होते हैं, ड़ और ढ। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये कहाँ आएंगे? क्योंकि शब्दों में तो ये भी आते हैं, जैसे गाड़ी, बड़ा, उड़ान, पढ़ाई, पढ़ना। तो फिर ये शब्द हमें शब्दकोश में कहाँ मिलेंगे? क्योंकि अभी हमने इनमें इनको किया ही नहीं है। तो आप देखें, जो ड़ है ये ड के साथ आएगा। यहां मैं ओब्लिक लगा रहा हूं, यहां ड लिख रहा हूं। ओब्लिक मैंने इसलिए लगाया है, अथवा का चिन्ह है, क्योंकि शब्दकोश में इन दोनों को भी एक ही माना गया है। यानी कि एक शब्द में मान लो ये वर्ण हो ड, और एक शब्द में ड़ हो, और उन दोनों वर्ण, वो दोनों वर्ण एक ही स्थान पर आ रहे हो, एक ही नंबर पे। जैसे ड है, किसी शब्द में दूसरे नंबर पर आ रहा है, और ड़ है, ये अगले शब्द में ये भी दूसरे पर आ रहा है। तो दोनों सेम स्थान पर हैं, तो हम इनको काट देंगे सेम मान के। फिर हम अगला वर्ण देखेंगे, अगला वर्ण बताएगा कि कौन सा पहले आएगा। तो इसी तरह से जो ढ़ है, ढ़ व्यंजन भी ये इसके साथ आएगा। इन दोनों को शब्दकोश में एक माना गया है। तो यहां आपकी ये समस्या दूर हो गई कि ढ़ और ढ जो है वो कहाँ आएंगे। ठीक है। अब आप देखिए, हमने 3 वर्ण पढ़े थे जो अन्य भाषाओं से हमने अपनी भाषा में ग्रहण किए थे। एक था आ के ऊपर चंद्र, एक ज और एक फ। ये नीचे बिंदु लगे हुए हैं, नीचे बिंदु को नुक्ता कहते हैं, नुक्ता वाले वर्ण। हमने बताया था कि ये जो वर्ण है आ पर चंद्र आओ, ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में हमने लिया है। और ये जो 2 वर्ण हैं ये अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। अरबी फारसी के शब्दों में इनका प्रयोग होता है, साथ ही अंग्रेजी के शब्दों में भी इन वर्णों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के शब्दों में कैसे? जैसे हम लिखते हैं फोन, तो हम तो ऐसे लिख देते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होता है जब दोनों होठ मिलते हैं? फ फ। तो इसका मतलब ये हुआ फोन। फोन नहीं है, ये क्या है? फोन। यहां नुक्ता लगेगा। हम कहेंगे कि फ्रिज, हमारा फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज, तो यहां नुक्ता लगेगा, फ्रिज ना कि फ्रिज। फ्र नहीं होता। अंग्रेजी में कभी भी ये नहीं होता, हमेशा ये होता है। अंग्रेजी के कोई भी शब्द आप लिखेंगे हिंदी में तो फिल्म, ऐसे नहीं, फिल्म। ठीक है। अंग्रेजी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें फ का प्रयोग होता हो। हम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए ये, इस उच्चारण यही होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखें ज और फ। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो 2 वर्ण है ना, ये एक वर्ण है, ये आपको शब्दकोश में नहीं मिलेगा। हिंदी के शब्दकोश में कहीं भी ये वर्ण नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस वर्ण का कोई जिक्र नहीं करेंगे। जैसे मान लो शब्द है हॉकी, अब इसमें इसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी के शब्दकोश में जब आप हॉकी शब्द ढूंढेंगे तो ये ऐसे लिखा मिलेगा, हॉकी। ये ऊपर वाला चंद्र मिलेगा ही नहीं। ये किताबों में है, बोलने में है, लेकिन शब्दकोश में अभी इसका स्थान निर्धारण नहीं हो पाया कि ये कहां आना चाहिए। ये स्वर, इन स्वरों में इनको क्योंकि ये भी एक स्वर है, 11 स्वर पहले से हैं, ये 12वें स्वर को हम यहां स्थान दें, यहां दें, यहां दें, अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये जो स्वर है ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, इसलिए अभी तक इसका स्थान निर्धारण नहीं हो पाया है कि इसको आ के बाद स्थान दिया जाए या इसको ओ से पहले या इस ओ के बाद स्थान दिया जाए। इसलिए ऐसे शब्द जहां चंद्र का प्रयोग होता है, जैसे मॉल, हॉल, डॉक्टर, चॉकलेट, हॉकी, मॉडल, तो इन सब शब्दों को बिना चंद्र के ही हमारे शब्दकोश में स्थान दिया गया है। इसलिए शब्दकोश के अनुसार इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ज और फ की। ऐसे शब्द शब्दकोश में मिलते हैं जहां ज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये जो ज है, ज को स्थान यहां दिया जाएगा ज के साथ ही, ज ऑब्लिक लगा देता हूं।
ठीक है, ज और ज को सेम माना गया है, इन दोनों को शब्दकोश में सेम माना गया है। ठीक है, दूसरी बात, फ और फ इन दोनों को भी शब्दकोश में सेम माना गया है। ठीक है, कहीं भी अगर एक स्थान हो दोनों का तो दोनों को हम सेम मानकर काट सकते हैं। अगला वर्ण डिसाइड करेगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे मान लो एक शब्द है राज और एक शब्द है राजी। वैसे राजी होता नहीं है, ये लगाओ आप। मान लो एक शब्द है राज, राज माने रहस्य, और एक है राज्य। ठीक है, दो शब्द हैं। अब हमें इसके क्रम का पता लगाना है कि शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा। तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, र जमा आ जमा ज का होगा ज जमा अ। ठीक है, यहां होगा र जमा आ जमा ज आधा है तो इसको आधा लिख देंगे, य जमा अ। ठीक है, अब ये हमने इनका वर्ण विच्छेद कर दिया। अब हम देखेंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको देखेंगे। र से र कट जाएगा, आ से आ कट जाएगा। अब ज यहां ज है, यहां ज है। मैंने आपको बताया कि ज और ज दोनों को शब्दकोश में एक ही माना गया है, इसलिए इनको हम काट देंगे। अगला वर्ण डिसाइड करेगा। अगला वर्ण क्या है, यहां अ है और यहां य है। ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन में से स्वर पहले आता है, इसलिए ये शब्द आपको शब्दकोश में पहले मिलेगा और ये शब्द बाद में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि ये शब्द नहीं है हमारे पास। मैं इसको दोबारा लिखता हूं। हमारे पास शब्द है राज और राज। राज मतलब सीक्रेट, रहस्य, और राज मतलब शासन, राज करना, रूल करना। ठीक है, अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। र जमा आ जमा ज जमा अ। यहां हो जाएगा र जमा आ जमा ज जमा अ। अब आप कहेंगे अब कौन सा पहले आएगा। अब तो क्या है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब कौन सा पहले आएगा। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में जब शब्द बिल्कुल सेम हो, केवल नुक्ता का अंतर हो, वहां नुक्ता वाला बाद में रखा जाएगा, क्योंकि वो हमारी भाषा का नहीं है। प्रेफरेंस हमारे शब्दों को दी जाएगी, इसलिए शब्दकोश में आप देखेंगे तो आपको ये शब्द पहले मिलेगा और ये शब्द बाद में मिलेगा, सिर्फ नुक्ता के अंतर के कारण। वैसे इनको सेम माना गया है, लेकिन जब सारी चीजें सेम हो गई तो फिर नुक्ता और बिना नुक्ता में से ये पहले आएगा। ऐसे ही ये शब्द है, जैसे मान लो, बहुत उदाहरण है ऐसे, फन फन। तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो फ जमा अ जमा न जमा अ। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो फ जमा अ जमा न जमा अ। अब क्या है, अब आप देखेंगे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये और ये कट गया। अब पहले कौन सा आएगा, तो वही बात, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। यहां मैं आपको एक बहुत मजेदार सी बात बताता हूं। एक ये शब्द है और एक ये शब्द है। हम इनका शब्दकोश के अनुसार क्रम तो पढ़ेंगे ही, पर एक मजेदार बात क्या है, ये दोनों शब्द होते हैं, दोनों ही अरबी फारसी के हैं। ठीक है, हिंदी का इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता है, क्योंकि शब्द डिट्टो सेम है, इसलिए वर्ण विच्छेद करे बिना भी आप ये बता देंगे कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपको शब्दकोश में ये ऐसे ही मिलेगा। मजेदार बात क्या है कि हम कई बार किसी को कहते हैं बड़ा जलील आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, गिरा हुआ आदमी है, नीच है, तो वहां हम बोलते तो ये है भाई जलील, ज बोलते हैं, जबकि होता है जलील। ये जो जलील शब्द है इसका मतलब होता है गिरा हुआ, नीच, अधम,
दुष्ट। हम कहना तो ये चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि बड़ा जलील आदमी है, लेकिन जलील कहने की बजाय हम कहते हैं बड़ा जलील आदमी है। और जलील का मतलब पता है आपको? जलील का मतलब होता है बिल्कुल इसके विपरीत, महान पुरुष, पुण्यात्मा, ये होता है जलील का मतलब। तो यानी कि इनडायरेक्ट हम उसे अच्छा आदमी कह जाते हैं कि वो बहुत आदर्श व्यक्ति है, आदर्श पुरुष है, ठीक है। तो इसलिए हम कई बार अपने मित्रों को बोलते हैं कि तू बड़ा जलील है बिंदु वाला, यानी बिना बिंदु वाला नहीं, बिना बिंदु वाला तो महान पुरुष हो जाएगा। जलील है लेकिन बिंदु वाला जलील है यानी नीच है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शब्दकोश का ये पाठ वर्ण विच्छेद के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका और अभ्यास करके देखें। अभ्यास करने पर आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ अभी आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी वर्णमाला के क्रम को याद करें, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप वर्ण विच्छेद अपना मजबूत कर लें। और तीसरी बात कि ये क्रम आपको हर हाल में ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि ज और ज सेम है, ड़ ढ ड और ड सेम है, ढ और ढ सेम है, फ और फ सेम है। और जो संयुक्त व्यंजन है वो अलग से नहीं आएंगे, वो इन्हीं के बीच में अपने अपने स्थान पर आएंगे। जब इतनी सी बातें आपको पता हैं तो शब्दकोश आपसे दूर नहीं है। तो आप करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे और अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपको ये आ चुका है। हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपका कोई भी प्रश्न है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट को पढ़कर आगे आने वाली वीडियो में उसका मैं उत्तर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन एक नए तरीके से पढ़ेंगे कि हमें उसे शॉर्टकट में कैसे करना है। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।